नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। और आप लोगों ने देखा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को डिटेल में एक एक पॉइंट करके पूरा सब कुछ बताया है कि क्या क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में। और आज उन्हीं पॉइंट से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए हुए हैं और इन क्वेश्चंस के साथ साथ अगर इनसे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट बनेंगे तो हम उनको भी साथ ही साथ बताते चलेंगे। तो एक एक करके देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और जो ये क्वेश्चंस हैं ये पहले या तो एसएससी या सीडीएस या एनडीए किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिएगा जो हमने आज का पहला क्वेश्चन लिया है वो कौन सा है। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स वाई जेड आर प्राइम नंबर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 38। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू पता है वो आपको पता है 38 और आपको ये पता है तीनों प्राइम नंबर है। तो आपको बताना है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का अधिकतम मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि कभी भी तीन ऑड नंबर्स का सम एक इवन नंबर नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। कभी भी तीन ऑड नंबर्स का सम, अगर आप कोई भी तीन ऑड नंबर्स का सम करेंगे तो वो इवन नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। तो इन तीनों में से एक नंबर आपको इवन लेना ही पड़ेगा। तो हमने जेड को ले लिया। और अगर हम बात करते हैं इवन नंबर की और प्राइम की तो वो एकमात्र नंबर होता है दो, जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो हमें पता चल गया कि जेड जो हो गया वो क्लियरली दो हो गया। तो अब x प्लस वाई जो बचा वो हमारा बचा 36। अगर x प्लस वाई 36 है तो पक्का हमें x का मैक्सिमम वैल्यू लेना है, तो y का वैल्यू हम मिनिमम लेंगे। अगर y का वैल्यू मिनिमम लेंगे तो अब हमको दोनों ही ऑड नंबर लेने हैं। तो मिनिमम अगर ऑड नंबर लेंगे प्राइम तो हम 3 ले सकते हैं। अगर हमने 3 लिया ये 33 आएगा, और अगर ये 33 आएगा तो ये जो है ये आपका प्राइम नंबर नहीं होता है 33। तो 3 के बाद अगर हम 5 को देखेंगे तो ये 31 आएगा। 5 भी प्राइम है और 31 भी प्राइम है, तो x का जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 31। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आपको 38 पता है, जहां पे आपको यह बता दिया गया x भी y भी और z भी तीनों के तीनों नंबर ऐसे हैं प्राइम है। तो पक्का कंफर्म हो गया इन तीनों में से एक प्राइम नंबर को हमें इवन लेना पड़ेगा अगर 38 बनाना है, क्योंकि तीन ऑड नंबर्स का सम कभी इवन नहीं हो सकता। तो एक इवन आपको बनाना पड़ेगा। तो मैंने जेड को 2 मान लिया। जैसे आपने जेड को 2 माना तो x प्लस वाई 36 हो गया। अगर x प्लस वाई 36 है तो एक बात याद रखिएगा, और x का मैक्सिमम वैल्यू लेना है तो y को वो मिनिमम प्राइम नंबर लेना पड़ेगा जिसपे आप x को मैक्सिमम देख पाए। तो मिनिमम प्राइम नंबर मैंने y को 3 लिया तो ये 33 हुआ, और 33 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। फिर y को 5 लिया तो ये 31, 5 और 31 दोनों प्राइम नंबर हो गए। तो ये श्योरली आप कह सकते हैं, निश्चित तौर पे आप ये कह सकते हैं कि x का जो अधिकतम मान होगा वो 31 होगा, और 31, 5 और 2 पे ये तीनों प्राइम, इन तीनों का सम 38 हो जाएगा और ये तीनों प्राइम भी होंगे। तो x का मान कितना हो गया 31। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी सी इस पे टाइपिंग मिस्टेक है। ये n स्क्वायर माइनस 33 होगा। आपको तीन नंबर्स दे रखे हैं, n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29। ये तीनों नंबर्स के बारे में आपको प्राइम नंबर कहा गया है कि ये तीनों ही नंबर प्राइम नंबर है, तो n का वैल्यू क्या होगा। तो एक मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 33, 31 और 29 नेगेटिव में है, लेकिन एक आप छोटी सी बात याद रखिएगा, इनके बीच में एक एक संख्या का अंतर है। और ऐसा पेयर ना सिर्फ एक ही पेयर है 3, 5, 7 जिनके बीच में एक एक नंबर का अंतर हो और वो तीनों ही प्राइम नंबर हो। सिर्फ एक ही पेयर है, याद रखिएगा 3, 5, 7। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बन चुका है। 3, 5, 7 एक ऐसा पेयर है जो एक एक डिजिट छोड़ के एकमात्र 3 लगातार विषम अभाज्य संख्याएं हैं, ये बात याद रखिएगा। अगर कभी कह दिया जाए कि 3 लगातार विषम अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो 3, 5, 7 ये तीनों ही नंबर ऐसे होते हैं जो 3 लगातार विषम अभाज्य संख्याएं बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक नंबर को आपने n स्क्वायर माइनस 29 को उठा के 7 के बराबर अगर रख दिया तो n इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 36, और n स्क्वायर इक्वल्स टू 36 आ जाएगा। तो n की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 6। तो अगर n एक पूर्णांक है और उसकी वैल्यू निकालनी है तो 6 पे आप देखेंगे, अगर 6 उठा के रखेंगे तो ये हो जाएंगे 3, 5, 7। तो याद रखिएगा ये तीनों कंसेक्यूटिव हैं। और कौन से 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा 3, 5, 7 ये 3 ऐसे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं जो प्राइम भी होते हैं, ये बात याद रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है कि दे रखा है आपको n, n+2 और n+4 ये दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है इसके कितने संभावित मान होंगे।
देखिए इनके बीच में 1 का अंतर है और इनके बीच में 1 का अंतर है। ऐसा मैंने बताया है, एक ही केस है कि 3 लगातार विषम संख्याओं की बात करें तो अभाज्य संख्या बनेगी। तो 3, 5, 7 यही एक केस है जो तीनों लगातार विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं, प्राइम होती हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो ऐसा सिर्फ एक ही केस संभव है ना, ये बात याद रखिएगा। अगर n के किस वैल्यू पे पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये n बराबर किस पे हो जाएगा, आपका 3 पे, n बराबर 3 पे हो जाएगा। लेकिन n बराबर कितने पे नहीं पूछा है, ये पूछा है n के लिए संभावित हल कितने हैं। तो संभावित हल है सिर्फ एक, वो भी एक होगा n बराबर 3 पे। 3, 5, 7 यही एक संभावित हल है। जब लगातार 3 संख्याएं, 3 विषम संख्याएं जो होती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो होती हैं सिर्फ 3, 5, 7 पे, ये बात याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्या दे रखा है, देखिए अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p+2 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। p एक अभाज्य संख्या है और p+2 भी एक अभाज्य संख्या है, मतलब ये दोनों ट्विन प्राइम हो गए क्योंकि इनके बीच में 2 का अंतर है। यहां पढ़िएगा, कह रहा है p एक अभाज्य संख्या है और p+2 भी एक अभाज्य संख्या है। अगर ऐसी बात कर दी जाए तो ट्विन प्राइम हो गए, द्विक अभाज्य संख्याएं हो गई हैं। अब बात करते हैं p और p+2। देखिए अब p और p+2 की अगर आपने बात कर दी और ये ट्विन प्राइम है, अब इनके बारे में ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। p ब्रैकेट में p+2+1 करेंगे तो ये देखिए बन रहा है p² + 2p+1। ये तो वैसे ही ऑलरेडी आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, ये तो मुझे लग रहा है किसी भी वैल्यू पे हो जाएगा। आप थोड़ी देर के लिए आपने 5 और 7 अगर इनको मान भी लिया ट्विन प्राइम, तो 5 × 7 करेंगे 35, 35 और 1 36 हो जाएगा। अगर 36 हो गया तो ये एक पूर्ण वर्ग बना देगा। तो इसका जो पहला पॉइंट कंसीडर करेंगे वो सही कंसीडर हो जाएगा, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। बात करें दूसरे पॉइंट पे, जब हम बात करें p + p+2, इसकी अगर हम बात करें तो कह दें कि क्या का एक भाजक 12 है। p से जब वैल्यू इसकी हम 3 से ज्यादा लेंगे तो जैसे ही आपने देखा ये 5 और 7, देखिए 5 और 7 12 है, हाँ बिल्कुल सही है, एक भाजक 12 हो जाएगा। आप आगे 11 और 13 को लेंगे तो भी एक भाजक 12 होगा। आप ले लेंगे 17 और 19 को तब भी एक भाजक 12 होगा। तो आप ये क्लियरली कह सकते हैं कि p + p+2 का एक भाजक 12 होगा p इज ग्रेटर देन 3 पे। p + p+2 मतलब दो ट्विंस नंबर का p का वैल्यू अगर हम 3 से ज्यादा लेंगे तो ऐसे केसेस में इसका भी एक रीजन होता है। एक्चुअली इसका रीजन मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है कि ये 12 का मल्टीपल क्यों हो जाएगा। एक मेरी बात याद रखिएगा कि सारे प्राइम नंबर्स को ना 6k ± 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 6k ± 1 के फॉर्म में सारे प्राइम नंबर्स को लिखा जा सकता है। ये नहीं कह सकते कि k के सारे वैल्यूज पे प्राइम नंबर आएंगे, लेकिन सारे प्राइम नंबर्स इस चीज को फॉलो करेंगे, ये बात याद रखिएगा। फिर से मेरी बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। आप ये नहीं कह सकते कि k के सारे वैल्यूज पे जो 6k ± 1 से नंबर आएंगे वो सारे प्राइम होंगे, लेकिन सारे के सारे प्राइम नंबर्स इसको फॉलो करेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो अगर हम देखें 6k - 1, एक मैंने प्राइम नंबर देख लिया और एक 6k + 1 देख लिया, तो जैसे ही आप इन दोनों को उठा के जोड़ेंगे तो +1 ये खत्म, 6k और 6k मिला के 12k हो गया। देखिए ये 12 का मल्टीपल दिख रहा है, ये रीजन है इसका जिसकी वजह से ये 12 से पूरा पूरा कट जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, बाकी मैंने वैल्यूज मान के भी दिखाए हैं आपको, ये बात याद रखिएगा। तो आप एक चीज ये याद रखिएगा, 6k ± 1 एक प्राइम नंबर्स का फॉर्म होता है, ये बात याद रखिएगा। आप ये मत सोचिए कि k के सारे वैल्यूज पे ये प्राइम नंबर बनाएगा, लेकिन सारे प्राइम नंबर इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, ये बात याद रखिएगा। आप 19 को ले लीजिए, आप 23 को ले लीजिए, आप 29 को ले लीजिए, आप 31 को ले लीजिए, आप 37 को ले लीजिए, सारे प्राइम नंबर्स इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, ये बात याद रखिएगा। 6k ± 1 के फॉर्म को फॉलो करते हैं, इसकी वजह से पहला और दूसरा दोनों कंडीशन सही होंगे, तो इस वजह से हम ऑप्शन सी इसका आंसर देंगे। देखिए ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आपके और पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो सके। ये क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है n का मान बताना है आपको, n का मान बताना है n² - 14n + 24 एक अभाज्य संख्या हो। अगर हम इसको देखेंगे n² - 14n + 24, अगर हम देखें इसके फैक्टर कर लें, तो अगर फैक्टर देखेंगे तो 12 दूनी 24, n² माइनस का 12n माइनस का 2n + 24, ये हो गया आपका n। अगर हमने कॉमन ले लिया तो एक ब्रैकेट में n - 12 हो गया, -2 कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में भी n माइनस कितना हो गया 12 हो गया, एक ब्रैकेट में आ गया n - 2 और एक ब्रैकेट में आ गया n - 12। अब मेरी एक छोटी सी बात का आप ध्यान रखें, यहां पे
देखिए ये दो नंबर्स का मल्टीप्लाई है। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई में एक फैक्टर को 1 बनना ही पड़ेगा। अगर एक फैक्टर 1 नहीं होगा, अगर एक फैक्टर 1 नहीं होगा तो कभी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो गया, मान लीजिए 2 into 3 हो गया, तो ये प्राइम कैसे हो सकता है? ये भी बात याद रखिए। और हमको पता है ये n, ये पूरा का पूरा प्राइम है। अगर पूरा का पूरा प्राइम है तो इन दोनों में से एक किसी को एक बनना पड़ेगा। अब एक किस पे बन सकता है? एक बन सकता है n-2 को अगर हम एक ले ले तो n बराबर 3 पे, लेकिन n बराबर 3 पे ये नेगेटिव हो जाएगा। और कोई भी प्राइम नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, ये बात आप याद रखिएगा। कोई भी, एक और पॉइंट यहां पे ऐड करिए कि कोई भी प्राइम नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। तो n बराबर 3 तो संभव नहीं है। फिर मैंने n-12 बराबर 1 देखा कि अगर इसको 1 ले लेते हैं तो n बराबर 13 आ जाएगा। हाँ, n बराबर 13 रखेंगे तो 13 - 2 11, 13 - 12 1, n बराबर 13 पे ये चीज संभव हो जाएगी। तो इस वजह से इसका n का मान कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, ये बात याद रखिए। और किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई लेंगे तो वो कभी प्राइम ही नहीं बनाएगा, तो ये एक बहुत बेहतर तरीका है। हाँ, अगर आप प्लान बी पे आएंगे तो यहां तक आप बनाने के बाद ऑप्शन उठा के रख लीजिए, किस ऑप्शन से आप जब कौन से ऑप्शन को उठा के रखेंगे तो इनका मल्टीप्लाई प्राइम नंबर बनेगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। बाकी मैंने पूरा लॉजिक बताया है ऐसा क्यों होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 जिसका ऑप्शन ए आया है। बहुत प्यारा सवाल है, ऐसे सवालों को मन से करिए। थ्योरी अगर आपको क्लियर करनी है, हम आगे चल रहे हैं। ये देखिए एक बहुत बढ़िया सवाल है, आपसे कह रहा है यदि n एक धन पूर्णांक संख्या इस तरह से है कि इसके अंकों का योग 2 है तथा 10 की पावर 10 इज लेस देन 9 n और ग्रेटर देन 10 की पावर 10 एंड लेस देन 10 की पावर 11, तब n के संभावित मान बताने। एक बार ध्यान से मैं वापस से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। सपोज n इज एन इंटीजर सच दैट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n इज 2 एंड 10 की पावर 10 इज ग्रेटर देन n एंड लेस देन 10 की पावर 11। इसमें आपको बताना है इसके बीच में n ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनके अंकों का योग 2 हो जाए। ध्यान से समझिएगा, मेरी जिम्मेदारी है आपको समझाना। आप एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझेंगे। सपोज करिए हमें अगर ये कह दिया जाए 10 की पावर 1 से बड़ा है n और 10 की पावर 2 से छोटा है, तो अब आपको यह बताना है ऐसे कितने अंक बनेंगे जिसमें n के अंकों का योग 2 हो जाए। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए कह दें ये 10 और 100 के बीच की बात कर रहा है, तो 10 और 100 के बीच में मेरा 11 एक ऐसी संख्या बनेगा जिसमें अंकों का योग कितना हो जाए? 2 हो जाए। और 20 एक ऐसी संख्या बनेगी जिसमें अंकों का योग 2 हो जाए। हम बात करें अगर 100 और 1000 के बीच में, देखते जाइएगा, मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा आपको कैसे 100 और 1000 के बीच की बात करें। अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए, है ना, 100 और 1000 के बीच की बात करें, 100 और 1000 के बीच में 101 ये आपका 2 बनाएगा, 110 ये आपका 2 बनाएगा और 200 एक 2 ये बनाएगा। आप इसके अलावा बताइए कि कोई ऐसी संख्या हो सकती है जो अंकों का योग 2 बना दे। तो जब आपने देखा 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 के बीच में देख रहे हैं, तो आपको ऐसी संख्याएं कितनी मिली? 3। आप 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 में देख रहे हैं तो 2। देखिए जितनी इसकी मैक्सिमम पावर है उतने ही 2 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। हम यहां पे भी अगर इसका एग्जांपल लेने जाएंगे तो 10 की पावर 10 कुछ इस तरीके लिखा जाएगा। थोड़ी देर के लिए 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ये 10 की पावर 10। अगर हमें इसमें अंकों का योग 2 बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं कि पहले इसको हमने 1 रख लिया, थोड़ी देर के लिए इसको 1 रख लिया, फिर हमने क्या किया, अब ऐसे करके 2 बनाएंगे। पहले इकाई के अंक पे ले आए, फिर दहाई के अंक पे, फिर सैकड़े के अंक पे, फिर हजार के अंक पे, तो 10 संख्याएं ऐसी बन जाएंगी। और एक संख्या जो आ जाएगी वो ये आ जाएगी इसी के बीच में, ये वाली, जिसमें इसमें 10 हो जाएंगे। तो ऐसे देखेंगे तो हमें इसमें भी तो 11 ही जीरो मिलेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। आप कोई भी देख लीजिए, आप 1000 से, एक और दिखा देते हैं हम आपको, 10,000 के बीच में देख लेते हैं। अगर 1000 से 10,000 के बीच में देखेंगे तो 1001 पहला नंबर आया, फिर 1001 के बाद 1010 आएगा, फिर 1100 आएगा, फिर एक आएगा 2000। यही 4 नंबर तो ऐसे बन रहे हैं जिसमें अंकों का योग 2 हो रहा है, बाकी तो नहीं बनेंगे। तो इस वजह से ऐसे कितने अंक आएंगे कि 4। तो बस हमें देखना है, तो हमको क्लियरली हम यहां से देख सकते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो जो मैक्सिमम पावर है उसी को हम आंसर लगा देंगे। तो 10 की पावर 11 ऐसी संख्याएं बन जाएंगी। एक बहुत प्यारा सवाल था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 अब आप कर सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है।
अगर तीन अभाज्य संख्याओं का तो हमने मान लिया a प्लस बी प्लस सी तीनों अभाज्य संख्या है, इनका योगफल 100 है। अब कह रहे इनमें से एक किसी संख्या दूसरी से 36 अधिक है, तो पक्का एक को तो दो मानना एकदम श्योर है। एक को दो मानना क्यों श्योर है? क्योंकि कभी भी तीन ऑड नंबर्स का सम एक इवन नहीं हो सकता। अब आपका बचा a प्लस बी, जो बचा वो बचा आपका 98, और एक संख्या दूसरे से कितनी अधिक है? 36 अधिक है, तो वो 36 पहले दे दीजिए एक संख्या को। 36 देने के बाद वो जो संख्या बची बांटने को, वो बची 62। अब 62 को अगर हम बराबर बराबर बांटेंगे तो 31 31 बांट देंगे, तो 6 1 7 3 3 6, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, और एक संख्या आपकी 2 हो गई। ये तीनों संख्या होगी। आपसे पूछा गया तब इनमें से एक संख्या होगी। देखिए ये तीनों ही नहीं होंगी, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर अंक x है, इस प्रकार कितने अंक हो सकते हैं? देखिए इकाई के अंक पे इफ द यूनिट डिजिट ऑफ प्राइम नंबर इज x देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n इज, मतलब n एक संख्या है। देखिए एक मैं आपको बात बता दूं, कभी भी 4 6 8 0 ये जो चार अंक हैं, ये कभी भी आपके यूनिट डिजिट पे आके अभाज्य संख्या नहीं बनाते हैं, ये बात याद रखिए। 2 की अगर हम बात करें और 5 की बात करें, 2 और 5 ये सिंगल डिजिट तो ऐसे हैं कि जो प्राइम है, लेकिन ये अगर किसी के यूनिट प्लेस पे आएंगे तो ये भी प्राइम नहीं बनाएंगे। बच्चा ये बात याद रखिएगा आप कि 0 4 6 8 ये तो कभी प्राइम नहीं बना सकते किसी भी संख्या के एंड में आके। 2 और 5 अगर सिंगल हैं तो ये प्राइम बनाएंगे, लेकिन अगर ये किसी के एंड में आएंगे तो ये भी प्राइम नहीं बनाएंगे। तो आपका बचा 1 3 7 और 9। ये चार संख्याएं ऐसी हैं जो किसी के यूनिट प्लेस पे जाके प्राइम बना सकती हैं, ये बात याद रखिएगा। 1 3 7 और 9। बाकी ये 6 संख्याएं ऐसी हैं जो यूनिट प्लेस पे जाके प्राइम नहीं बनाएंगी। 2 और 5 सिंगल प्राइम होते हैं, लेकिन यूनिट प्लेस पे जाके प्राइम नहीं बनाएंगे। तो x के कितने अंक होंगे? तो 4 होंगे, 1 3 7 और 9। ये बात आप याद रखिए, बहुत प्यारा सवाल है, इस चीज को भी याद रखिएगा, आगे काम आ सकता है आपके। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है प्रत्येक a और r के लिए p सापेक्षित अभाज्य है। रिलेटिवली प्राइम सापेक्षित अभाज्य को हम को प्राइम नंबर भी कहते हैं, अगर आप याद रख सकते हैं। तो कह रहा है a जो है वो r और p दोनों के लिए को प्राइम है। a जो है वो r और p दोनों के लिए को प्राइम है। तो कह रहा है कि गुणनफल qr के लिए q सापेक्षित अभाज्य होगा। तो देखिए ऐसे केसेस में क्या किया करिए कि अपनी तरफ से एक नंबर मान लीजिए, इसको मैंने मान लिया 3, और ये दोनों हो गए 5 और 7। देखिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए 3 जो है 5 और 7 दोनों के लिए हो गया आपका को प्राइम, और दूसरे नंबर भी आप मान सकते थे, आप बेसिक नंबर भी मान सकते थे। अब अगर हम 5 और 7 का मल्टीप्लाई कर दें क्यू आर का, ये सॉरी यहां पे शायद कुछ गलत लिखा है, P इज रिलेटिव प्राइम नंबर टू ईच Q एंड R। यहां पे P कर लीजिए, यहां पे Q और R कर लीजिए, ठीक है। ये अगर आपने यहां पे इसको P कर दीजिए और ये QR कर दीजिए। एक बार फिर से कर देते हैं, एक को P मान लिया और एक हो गया Q और एक R। P जो है वो QR के लिए को प्राइम है, तो अगर हमने इसको 3 मान लिया, इन दोनों को 5 और 7 मान लिया, अगर हम QR कर दें तो देखिए ये जो P है ये इस 35 के लिए भी तो को प्राइम रहेगा, रिलेटिव प्राइम रहेगा। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है जो इसने कहा है कि P जो है वो QR के लिए अगर को प्राइम है तो Q इंटू R के लिए भी को प्राइम रहेगा, वो आप यहां से देख सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, कह रहा है इफ P डिवाइड्स द प्रोडक्ट QR इज P डिवाइड्स Q देन P मस्ट डिवाइड R। देखो यहां से समझना, कह रहा है P गुणनफल QR को विभाजित करता है, तो P Q को भी विभाजित करता है, तो P R को भी अवश्य विभाजित करेगा। जैसे सपोज करिए आपने एक को मान लिया 5 और एक को मान लिया आपने थोड़ी देर के लिए मान लिया 7, एक को 25 मान लिया। मान लीजिए अगर P R को भी विभाजित कर रहा है, P जो है P गुणनफल QR को विभाजित कर रहा है, QR के गुणनफल को अगर P विभाजित कर रहा है, P इसको विभाजित कर रहा है, तो ऐसा श्योर थोड़ी ना कि P R को भी विभाजित करेगा। हाँ P इसको विभाजित कर सकता है, लेकिन आप श्योर नहीं कह सकते कि इसको विभाजित करेगा। इसने क्या लिखा, P R को अवश्य विभाजित करेगा, इस वजह से ये पॉइंट गलत हो जाएगा। अगर ये कह देता कि P R को भी विभाजित कर सकता है तो ये बात
सही हो जाती, लेकिन ये पी और क्यू आर की बात अलग से कही गई है, ये अलग चीजें हैं, ये बात याद रखिएगा। यहां पे ऐसे रिलेटिव प्राइम की कोई बात नहीं कही गई है। अगर पी इसको डिवाइड करे तो जरूरी थोड़ी ना कि पी आर को भी विभाजित करे। हाँ, विभाजित कर सकता है, ये बात सही है, लेकिन विभाजित करेगा ये बात गलत हो जाएगी। इस वजह से इसका केवल फर्स्ट पॉइंट सही होगा, ये बात याद रखिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कह रहा है x एक 4 अंकों की धनात्मक संख्या है जहां x का इकाई अंक एक अभाज्य संख्या है तथा x के अंकों का गुणनफल भी एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, तो बताओ x के कितने मान संभव है। ध्यान से एक बार फिर से, अभी अभी मैंने एक बात कही है, कह रहा है x एक 4 अंकों की धनात्मक संख्या है तथा x के x इकाई अंक एक अभाज्य संख्या है। अब इकाई अंक जो अभाज्य संख्या हो सकता है वो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है अभाज्य, 3 हो सकता है अभाज्य, 5 हो सकता है अभाज्य और 7 हो सकता है अभाज्य। यही चारों तो अभाज्य हो सकते हैं ना। 8 होगा, 9 होगा, 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, ये सारे अभाज्य नहीं होंगे। 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 2, 3 ये। और x एक 4 अंकों की संख्या है। अगर हम आपसे कह दें कि 2 अगर आपने ले लिया है, तो अगर आपने यहां पे कोई भी अंक माने तो 2 का किसी के साथ भी मल्टी या 3 के साथ भी अगर आपने कोई भी अंक माने, तो अगर 2 नंबर्स जिनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कभी अभाज्य बनेंगी ही नहीं। अब दिमाग लगाइए भाई कि अगर आपने 2 के साथ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ये अभाज्य कहां बनी। 2 के साथ आपने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 के साथ आपने कोई भी नंबर मान लिया, तो वो अभाज्य कहां बनी। ऐसे केसेस में इन तीनों जगह पे जो मान संभव है वो 1, क्योंकि 2 का अगर 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल ये भी 2 ही आएगी, ये भी ऐसे करके ये भी। तो ऐसे कितने संभव है, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, तो 4 संख्याएं संभव है। इन एक एक की जगह आपने कुछ और मानने की कोशिश की या कुछ और मानने का सोचा तो वो कभी अभाज्य बनाएगा ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर सही हो जाएगा वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4। आगे बढ़ रहे हैं, कह रहा है 4 अभाज्य संख्याएं जो अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में है तो प्रथम 3 का गुणनफल, ठीक है। फर्स्ट 3 का गुणनफल आपको दे रखा है 7, 4, 2, 9। पहली 3 का गुणनफल दे रखा है 7, 4 दोनों, ए बी सी का मान लेते हैं। अब अगली 3 का गुणनफल दे रखा है बी सी डी का जो गुणनफल दे रखा है ना, वो दे रखा है 12,673। यहां पे अवरोही की जगह आरोही होना चाहिए, गलत है, यहां पे सही दे रखा है असेंडिंग ऑर्डर में। कह रहा देयर आर 4 प्राइम नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 इज 7, 4, 2, 9 एंड 12, 6, 7, 3। अगर आप इन नंबर्स को डिवाइड करने जाएंगे, देखिए अगर आप डिवाइड करेंगे तो पक्की बात है ये बी सी और ये बी सी आपस में कट जाएगा, तो जो बचेगा वो ए अपॉन डी बचेगा। अगर आप देखेंगे तो ये 7, 4, 2, 9 हो गया और ये हो गया 12, 6, 7, 3। आप चाहें तो इनका HCF निकाल के ये सवाल कर सकते हैं। HCF नहीं निकालना चाहते हो तो देखिए किस नंबर से कट रहा है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं तो। अगर हम इसको काटने जाएंगे तो देखेंगे 19 से अगर दोनों कट गए, क्योंकि 19 से काटना, इस वजह से 19 या 23 से काट के देख लेते हैं। 19 पंचे 55, 19 छक्का 114 बचा 12, 12 बचा 127 हो गया। फिर 19 छक्के, देखिए 19 से ये कट गया तो 19 से ये भी कट जाएगा। 19 से 57 बचा 17, 172, 19 9 171 ये। तो हमको पता चल गया बी और सी में एक संख्या कोई 19 होगी। अभी देखते हैं ये और किससे कट रहा है। 23 से काटेंगे, 23 एकम 23 बचा 16, 23 7 161। इसको काटा ये हो जाएगा आपका 23 एकम 23 दूना 46, ये बन गया। तो ए आपको मिल गया 17 और डी आपको मिल गया 29। ए अगर 17 है तो बी पक्का 19 होगा और सी पक्का 23 होगा, क्योंकि तीनों लगातार प्राइम नंबर है। तो 17, 19, 23 ये तीनों प्राइम नंबर हो जाएंगी। अब ये 29 है तो इससे पहले प्राइम नंबर 23 और ये 19 आप पहले ही देख चुके हैं। आपसे पूछा क्या गया है, तो पहली संख्या, तो पहली संख्या आपकी हो जाएगी 17। देखिए इस तरीके से यहां पे 3-3 की बात कही गई है, कई बार 2-2 के बारे में बात कर देते हैं। तो इसमें HCF बहुत काम करता है, मासा बहुत काम करता है। आप कट करके भी देख सकते हैं कि संख्याएं क्या बनेंगी। तो 11 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि Z प्रथम 31 संख्याओं का गुणनफल है। Z जो है वो फर्स्ट 31 नंबर्स का मल्टीपल है। तो Z को हम 31 फैक्टोरियल लिख दें तो कोई दिक्कत? अगर पहली 31 संख्याओं का गुणनफल है तो ये 31 फैक्टोरियल हो गया। और x के बारे में कहा गया है कि x है Z से एक ज्यादा, तो 31 फैक्टोरियल प्लस 1 ये x है। अब कह रहा है कि x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 डैश 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 x प्लस 30 तक कितनी संख्याएं ऐसी होंगी
जो आपकी प्राइम होंगी। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ये हो गया 31 फैक्टोरियल प्लस 1, ये तो x का मान है, और एक और जोड़ देंगे तो ये हो गया 31 फैक्टोरियल प्लस 2। अब हम यहां से देखेंगे तो दो तो दोनों में से कॉमन है, अगर दो बाहर आ गया और एक ये हो गया, अगर दो संख्याओं का गुणनफल हो गया तो ये पक्का, ये तो 2 और 1 हो सकता है जो कभी आपका प्राइम बना सकता है, तो ये तो प्राइम बनाएगा नहीं। ऐसे ही जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये 31 फैक्टोरियल प्लस 3 हो जाएगा। यहां से आप 3 कॉमन देख लेंगे और फिर जो ब्रैकेट में बनेगा वो 3 के साथ मल्टीप्लाई बनाएगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं बना सकता, ये भी प्राइम नंबर नहीं बना सकता। आगे ये 4 कॉमन आ जाएगा, फिर 5 बन जाएगा। तो ऐसे केसेस में कोई भी प्राइम नंबर नहीं बनाएगा। तो जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा? आपका आंसर जो इसका सही होगा वो होगा नो वन। कैसे बताया है एक बार इसको अच्छे से रिपीट करके समझ लें, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, जैसे बताया गया उसी तरीके से करना है। चलते क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है ए बी सी डी ई 5 अभाज्य संख्याएं, ए बी सी डी ई, ये आपको 5 प्राइम नंबर दे रखे हैं। अब बताया गया है आपको कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये आपको 306 पता है। अब देखिए आपको बताना है ए क्यू प्लस 2a। बहुत प्यारा और बहुत सरल सा सवाल है, आप लोग अच्छे खासे पॉइंट पढ़ के आ रहे हैं। अब आप 5 ऑड नंबर्स को जोड़ के इवन तो नहीं बना सकते, तो एक आपको लेना ही पड़ेगा, और आपको पता है ई डी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है, सी बी से बड़ा है और बी ए से बड़ा है। सबसे छोटी संख्या ए है, और ए को हमें जो एकमात्र इवन प्राइम नंबर होता है वो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके ये 306 बन ही नहीं सकता, क्योंकि एक इवन नंबर लेना ही पड़ेगा। तो अगर ये 2 हो गया तो 2 का क्यूब 8, 2 दूनी 4, इसका आंसर आ जाएगा 12। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी। देखिए एक से एक बहुत बेहतर सवाल है जो हम प्राइम नंबर और इन सब चीजों पे बात कर रहे हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 0 और 50 के बीच में एम अभाज्य संख्या है। मैंने बताया था 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 50 से 100 के बीच में n अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये 10 होती हैं। ये वैल्यू आ गया m का और ये वैल्यू आ गया n का। अब आपसे पूछा गया है m माइनस n का वैल्यू क्या होगा, तो दोनों को घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5। अगर आपको पॉइंट पता है तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। कह रहा है प्रत्येक अभाज्य संख्या 3k प्लस 1 के फॉर्म में, प्रत्येक अभाज्य संख्या 3k प्लस 1 के फॉर्म में। इसका तो नहीं पता, लेकिन अभी अभी हमने आपको बताया था 6m प्लस 1 के फॉर्म में अभाज्य संख्या होती ही है। तो अगर ऐसा कुछ कहा गया है तो आप यहां से कंपैरिजन कर सकते हैं। 1 प्लस 1 सेम है, 3k का वैल्यू हम 2m कह दे, अगर सॉरी 6m, अगर 3k 6m है तो k बराबर 2m हो गया। अब जो k है वो m के साथ मल्टीप्लाई में 2 में है, तो अगर m के साथ 2 के मल्टीप्लाई में, अगर आप 2 का मल्टीप्लाई किसी संख्या में कर देते हैं तो वो सम हो जाती है। तो k हमेशा कैसी संख्या होगी? सम। आप k को किसी भी इवन नंबर पे देखेंगे तो वो आपकी प्राइम बनेगी भी, ऑड पे नहीं बनेगी। आप एक रख के देखेंगे तो 3 एकम 3 4 नहीं बनेगी, लेकिन 2 रख के देखेंगे तो 3 दूना 6 1 7, ये आपका प्राइम बनेगा। आप 4 रख के देखेंगे तो 3 चौको 12 1 13, ये आपका प्राइम बनेगा। आप 6 रख के देखेंगे तो 3 18 1 19, ये बनेगा। तो इस तरीके से इसको याद रखो कि k बराबर किस पे बनेगी? सम पे बनेगी, ये बात याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा, ये क्या कह रहे हैं? 3k प्लस 1 के रूप में अभाज्य संख्या ये भी व्यक्त करता है, ये भी व्यक्त करता है। तो हम 3k और 2m को तो बराबर कर ही सकते हैं, क्योंकि दोनों व्यक्त कर रहे हैं, तो k बराबर 2m आ जाएगा। और अगर किसी संख्या में k और m एक पूर्णांक है, अगर m एक इंटीजर है, किसी भी इंटीजर में अगर हम अब 2 का गुणा कर देते हैं तो वो कैसा बन जाता है? इवन इंटीजर बन जाता है। तो इस वजह से k जो बनेगा वो क्या बनेगा? इवन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। देखिए अगर आपने बेसिक से सारे पॉइंट अच्छे पढ़े तो ये 4 आपको पॉइंट दे रखे हैं, इसमें से बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर। देखिए रियल नंबर ये है, एक रियल नंबर ये बना दिया। अब रियल नंबर के अंदर आया आपका रैशनल और इररेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर और ये इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर आता है नेचुरल नंबर। तो आप कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, प्रत्येक इररेशनल नंबर जरूर एक रियल नंबर होता है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या इररेशनल होता है, ये बात तो गलत हो जाएगी। बात पॉइंट्स की है, जिसने पढ़े हुए हैं उनके गलत नहीं होंगे। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, ये बात सही है। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है, ये बात सही होगी। एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, ये बात सही होगी।
एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये भी बात सही होगी। तो सेकंड बात को छोड़ के बाकी सब सही है, तो जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये जो बातें सही हो जाएंगी वो इसके आंसर होगा। यही पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये स्टेटमेंट करेक्ट है और ये गलत है। आप याद रखिए ये रियल नंबर का एक ग्राफ है जिसके अंदर दो ग्राफ मैंने बनाए हैं, एक रैशनल नंबर का, एक इररेशनल नंबर का। रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी आ जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। इररेशनल नंबर्स के अंदर सर्ट्स और ये सब आता है, वो अलग हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। वो भी लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, अगर हम लोग पढ़ें तो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, अभी अभी बताया। कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, ये भी बात सही है। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल सही है। एवरी कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर, बिल्कुल सही बात है ये भी। और प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, ये बात आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये बात याद रखिएगा। कह रहा है प्रत्येक, ये होल नंबर हो गया, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आया क्योंकि जीरो को हटा दिया। तो आप ये कह सकते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या एक होल नंबर है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक होल नंबर है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो जो सही होंगे वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट सही होंगे। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पॉइंट नहीं पता तो उनमें से कुछ क्वेश्चन गलत करते हैं, तो इन क्वेश्चंस पे जरूर ध्यान दीजिए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम बात कर रहे हैं कि इसमें देख लीजिए, कह रहे हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में निश्चित नहीं, एक पॉइंट यहां से याद रखेंगे सारे लोग कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में इनफिनाइट आपके इररेशनल नंबर्स हो सकते हैं और इनफिनाइट ही रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। चाहे दो परिमेय संख्याओं की बात करें या दो अपरिमेय संख्याओं की बात करें, उनके बीच में जो संख्याएं हो सकती हैं वो अनंत हो सकती हैं, बात याद रखिएगा। तो देयर इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, ये गलत बात है, ये कभी सही नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, दो अगर हम परिमेय संख्याओं की बात करें तो 3 और 4, 3 और 4 के बीच में हम निश्चित तौर पर बता सकते हैं कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, नहीं बता सकते। 3.1 हो सकती है, 3.2 हो सकती है, 3.3 हो सकती है, 3.12 हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। इस वजह से आप ये क्लियर नहीं कह सकते कि कितनी होगी, तो इसको याद रखिएगा कि बहुत सारी हो सकती है, इस बात का याद रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ये सेकंड वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अभी अभी हमने बताया। आप चाहें तो ये पॉइंट डाल के कहीं पे लिख भी सकते हैं। कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच में निश्चित अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये भी बात गलत है। हमने बताया है दो परिमेय संख्याओं के बीच में ना निश्चित परिमेय संख्याएं होती हैं ना निश्चित अपरिमेय संख्याएं होती हैं, दोनों ये होती हैं वो अनंत होती हैं, इनफिनाइट होती हैं। इस वजह से जो इसका आंसर सही होगा वो ओनली सेकंड सही होगा, ये बात याद रखिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त हो जाता है। कह रहा है डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। देखिए बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, परिमेय संख्या जैसे 2.5, अब इसका जो कह रहे हैं कि डेसिमल एक्सप्रेशन समाप्त हो गया, तो ये 5/2 नहीं है, 5/2 को ही तो लिखा, तो ये रैशनल नंबर हो गया कि नहीं हो गया। और अगर आप देखेंगे जाके तो हमने जब डेसिमल पढ़ाया है तो वहां पे डेसिमल के बारे में दोनों चीजें बताई हैं कि डेसिमल दो तरीके का होता है, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग की बात करें तो ये बात कर रहा है नॉन रिपीटिंग, और नॉन रिपीटिंग हम कंफर्म मान लीजिए। उसके बाद हमने आपको बताया रिपीटिंग दो तरीके का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो आपका होता है इररेशनल, और जो टर्मिनेटिंग होता है ये होता है आपका रैशनल। आप देखेंगे कल की क्लास में मैंने ये आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं। तो ये बात इनकी सही है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार जो होता है वो समाप्त हो जाता है। कह रहा है परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार समाप्त नहीं होता है, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। दशमलव विस्तार समाप्त नहीं होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त हो जाता है, ये बात भी आपकी जो होगी गलत होगी। कह रहे हैं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार ना तो पुनरावृत्ति हो सकती है ना ही समाप्त हो सकता है।
कह रहे अपरिमेय संख्या होगा, बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। तो अपरिमेय संख्या होती हैं, अगर पुनरावृत्ति हो गई, रिपीटिंग में टर्मिनेटिंग हो गया, तो आप ये बात याद रखिए कि इसको आप टर्मिनेटिंग में कहेंगे तो फिर आप ये कह देंगे कि ये आपका रैशनल होता है, ये आपका इरेशनल होता है। तो पहली और चौथी बात सही है और बाकी की बाकी सारी बातें गलत हो जाएंगी। एक बार वापस से पढ़ लीजिए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है तो कौन सा कथन सत्य है? पहला सत्य है, परिमेय संख्या का दशमलव ठीक है। अच्छा, ये बात भी गलत हो जाएगी क्योंकि ये तो परिमेय होती है ना, ये अपरिमेय नहीं होती है, तो इस वजह से ये चौथा भी गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला पॉइंट सही होगा, ये बात याद रखिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। देखिए 20 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि रूट 75 एक परिमेय संख्या है। रूट 75 को हम 5√3 लिखेंगे, ये कैसे परिमेय हो जाएगी, आप ये बात याद रखिए, ये तो अपरिमेय होगी, तो ये बात गलत होगी। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, कह रहे हैं कि इनके बीच में कोई पॉजिटिव नंबर्स आएगा तो ये -4x/5 इज ग्रेटर देन क्या दे रखा है, -7/8। अगर हम माइनस से माइनस कट भी कर देते हैं तो अगर हम x का वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 7 = 35 और नीचे आ जाएगा 32। तो ये 1 पॉइंट, तो जो x का वैल्यू है वो क्या है, इससे छोटा है, तो 1 2 तो पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे ना, कि 1 तो आ जाएगा ना, तो इस वजह से ये सेकंड पॉइंट जो होगा ये आपका सही हो जाएगा, ये बात याद रखिए। आगे कह रहे हैं सभी वास्तविक मानों के लिए x-2/x इज लेस देन 1। ये अगर देखेंगे सभी वास्तविक रियल नंबर्स के लिए अगर देखेंगे तो क्या सारे रियल नंबर्स के लिए तो ये 1 - 2/x हो जाएगा। अब 2/x हो गया तो कोई भी रियल नंबर अगर आप यहां रखेंगे, कोई भी रियल नंबर आप 1 रखेंगे तो ये इससे छोटा आएगा। कोई भी रियल नंबर अगर आप यहां रखते जाएंगे, मान लीजिए 3 रखा आपने तो भी ये छोटा आएगा, आपने 10 रखा तो भी ये छोटा आएगा, आप माइनस में रखेंगे तब आप ये कह सकते हैं कि ये 1 से बड़ा हो जाएगा। तो सभी वास्तविक मानों के लिए नहीं कह सकते हैं, पॉजिटिव अगर वास्तविक मान है तब कह सकते हैं, क्योंकि वास्तविक मान में रियल नंबर्स में तो नेगेटिव नंबर भी आते हैं, और अगर आपने माइनस का 1 रखा तो ये क्या हो जाएगा, -1 रखने पे ये आपका 3 बना देगा, और 3 बना देगा तो फिर ये आपका गलत हो जाएगा। इस वजह से सभी वास्तविक, ये पॉइंट गलत हो जाएगा, सभी वास्तविक मानों के लिए नहीं होगा, पॉजिटिव मान्स के लिए होगा। अब कह रहे हैं 4.2323, इसको क्या p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। मैंने अभी भी बताया है कि अगर रिपीटिंग है तो ये रैशनल नंबर में आता है और रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इसका सेकंड और फोर्थ पॉइंट सही होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि 1/4 और 3/4 के बीच पढ़ने वाली परिमेय संख्या का युग्म क्या होगा। 1/4 और 3/4, अगर थोड़ी देर के लिए हम दिमाग लगाएं, 1/4 और 1/4 और ये 3/4 की बात कर रहा है, 3/4 अगर इसकी बात कर रहा है तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि 262, ये देखा जाए तो 0.25 है और ये 0.75 है। 0.25 और 0.75 के बीच में क्या आएगा, ये देखा जाए तो ये देखेंगे तो 0.26 ये तो आ रहा है, लेकिन 0.752 ये उससे ऊपर निकल गया तो ये तो गलत हो जाएगा। यहां से देखेंगे तो ये 0.24 हो रहा है और 0.24 25 से छोटा है तो ये भी नहीं आएगा, इनके बीच में लेना है हमको। अब ये 9/40 दे रखा है और ये 31/40 दे रखा है। अगर हम थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाएं तो 4 से काटेंगे ये 10 हो गया, इसको काटेंगे तो ये हो गया 2.25। ये देखा जाए तो 0.225 हो रहा है और 0.225 से छोटा होगा तो ये भी नहीं आएगा। अब ये 3 नहीं आएंगे तो ये तो जाहिर सी बात है आएगा ही आएगा, और ये तो दिख भी रहा है कि ये 0.252 दे रखा है और ये 0.748 दे रखा है, ये 0.75 से कम है और ये 0.25 से ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो इन दोनों के बीच में पढ़ने वाला रैशनल नंबर है। बाकी के तीनों जो हैं वो इन तीनों के बीच में नहीं है, कोई छोटा है इससे, कोई इससे बड़ा है, इनके बीच में जो आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। अब हम बात कर रहे हैं 22 नंबर की, कंसीडर फॉलोइंग, कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक। ये देखिए अब ऐसे बहुत सारी पॉइंट हम कर चुके हैं तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ये देख लीजिए, कह रहा है 1 और 1000 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं बनेंगी। आप ये बता नहीं सकते तो ये इनफाइनाइट होगी, ये बात याद रखिएगा। 1 और 1000, मैं 1 और 2 की बात कर रहा हूं, ये तो 1 और 1000 की बात करें कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट संख्याएं, परिमेय संख्या होंगी, ये तो 1 और 1000 के बीच बात कर रहे हैं। आगे ये पढ़ रहे हैं, ये भी क्वेश्चन कुछ अपनी तरीके, यहां पे देखना कुछ मेरे हिसाब से इसमें 2 क्वेश्चन मर्ज हो गए, तो ये यहां तक एक क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। इसको आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को और 25 नंबर को, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या